नमस्कार दोस्तों, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत ये हमारा सर्वाइवल सीरीज का लेक्चर 4 है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, यानी कि प्रकाश का जो रंग है वो किस रंग का होगा, वो कौन से निर्धारित करता है, तो तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ से निर्धारित होता है कि वो किस कलर का होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए इसका कि प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और लाल रंग के बारे में मैंने बताया था कि जो भी खतरा सूचक जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो लाल रंग के कारण, लाल रंग का ही यूज उसमें होता है। इसका मेन कारण ये है कि इसमें इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और इसके कारण से इसमें विचलन बहुत कम होता है। इसलिए लाल रंग का जो यूज है वो खतरा सूचक चिन्ह में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी तारे का रंग जो है, किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो कोई भी तारा जो है उसका रंग जो है उसका ताप को दर्शाता है कि उसमें टेम्परेचर कितना है। ठीक है, नेक्स्ट, वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है, तो धूल कण के कारण से होता है। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वो वायुमंडल से गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दृष्टिपटल यानी कि दृष्टिपटल को रेटिना भी बोला जाता है, पर जो चित्र बनता है वो किस तरह का होता है, तो वह वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, और उल्टा होता है। वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। और रेटिना जो है किस तरह का बनाता है, तो रेटिना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनाता है। वास्तविक शब्द भी याद रखिएगा, उल्टा, छोटा और वास्तविक। नेक्स्ट, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल जो है उसकी बात हो रही है, प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है, तो उसको होलोग्राफी कहा जाता है। 3 डायमेंशनल जो प्रतिरूप होता है उसकी तकनीक को क्या बोला जाता है, होलोग्राफी। नेक्स्ट, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो उसका मेन कारण जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। ठीक है, ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, मृग मरीचिका का कारण है, तो इसका भी मेन कारण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही है। यह भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण करते हुए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप जो है पूछ रहा है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह भी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन पर ही काम करता है। इसका मेन कारण ये है कि जो एंडोस्कोप है वो फाइबर ऑप्टिकल जो तकनीक है उस पर ही आधारित होता है। और फाइबर ऑप्टिकल जो तकनीक है ये जो है सकल आंतरिक परिवर्तन जो है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है उसके सिद्धांत पे ये कार्य करता है। इसीलिए एंडोस्कोप भी जो है प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है, तो जैसे कि मैंने चर्चा किया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। नेक्स्ट, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो ये जो है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण यानी कि इंटरफेरेंस, और परिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन, ये दोनों पे आधारित होता है। इसी कारण से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। किसमें, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है। जो मेन बदलाव होता है वो किस में आता है, तरंगदैर्घ्य में, वेवलेंथ में और उसके वेग में। ठीक है, वेलोसिटी में। मेन ये याद रखिए कि आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना समय लगता है, तो देखिए ये अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग आंसर दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखिएगा उसके बहुत ज़्यादा क्लोजली कौन सा आंसर होगा, तो 8.3 मिनट। ठीक है, वैसे जो अगर सेकंड में देखिएगा तो 499 सेकंड लगता है। जब इसको मिनट में आप बदलिएगा तो ये आपका 4.3 मिनट आ जाएगा। इतने टाइम में जो है सूर्य का प्रकाश जो है धरती की सतह पर पहुंचता है।
नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? सबसे कम जो है किसके बीच से होते हुए गुजरेगी तो होगी वो कांच है। ठीक है, इसका मेन कारण क्या है कि कांच का अपूर्णांक जो है सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका अपूर्णांक सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से जो है प्रकाश की गति जो है सबसे कम होगी। निर्वात जो है यानी कि वैक्यूम जो है वहाँ पर प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा वैक्यूम में। नेक्स्ट, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है, यानी कि शून्यावकाश का अर्थ यहाँ पर निर्वात से ही है, वैक्यूम से है, तो यहाँ पर कितना होता है ये 3 × 10⁸ ये मीटर सेकेंड में है, ये भी याद रखिएगा मीटर सेकेंड में है, 3 × 10⁸ ये निर्वात में बात हो रही है कि प्रकाश का वेग कितना होता है। नेक्स्ट, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार कितना होता है? तो ये जो होता है 390 से 780 nm यानी कि नैनोमीटर के बीच में होता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आँख द्वारा देखा जा सकता है। एक समान मानवीय आँख 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। तो ये जो इसका पूरा रेंज है, रेंज याद रखिएगा 390 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। नेक्स्ट, जब कोई जहाज़ नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका मेन कारण ये है कि नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है अधिक होता है। इसलिए समुद्र के जल में जहाज़ के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है। प्लावन बल वहाँ पर अधिक लगता है, जिसके कारण से जहाज़ जो है कुछ ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समुद्र में नदी की तुलना में तैरना आसान होता है। इसका भी मेन कारण यही है कि यहाँ पर समुद्र का जल जो है नमकीन होता है, नमकीन होने के कारण से उसमें घनत्व जो है अधिक होता है, और घनत्व जब अधिक होगा तो उत्प्लावन बल जो है उसमें अधिक लगेगा ऊपर की तरफ, इसलिए समुद्र के जल में तैरना जो है आसान होता है। नेक्स्ट, पानी के गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। यही आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये बोला गया है कि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है, अतः आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते पानी से, क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, लेटेंट हीट होता है, इसके कारण से जो है भाप में हाथ जो है जलता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? तो ये -40 डिग्री पे, और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है दोनों के बीच में जो रिलेशन है, जो फार्मूला है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। C/5 = F - 32/9। यहाँ पे सेंटीग्रेड सही है और F जो है फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप जो है कितना होता है? तो ये अगर डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो ये 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? 98.6। और 98.6 ये आया कैसे? तो ये फार्मूला जो है, सॉरी एक मिनट, ये फार्मूला जो यहाँ पर मैंने बताया था आप लोग को, इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।